नमस्कार दोस्तों। आज हम भूगोल के यूपीएससी पीटी के प्रश्न चर्चा के तीसरे खंड में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जहां इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हम लोग 1 से 11 प्रश्नों का हम लोगों ने चर्चा किया था, जो लगभग 51 मिनट का वीडियो था। वहीं दूसरे वीडियो में हम लोगों ने 12 से 25 प्रश्नों का हम लोगों ने चर्चा किया था, जो लगभग 34 मिनट का है। और इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग तीसरे खंड में हम लोग आ चुके हैं, जो आज भी हम लोगों भूगोल के उस प्रश्न की चर्चा करेंगे जो हमारे बीपीएससी पीटी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, एवं अन्य पीटी के लिए भी ये अन्य पीसीएस में पीटी के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भूगोल में इन प्रश्नों के माध्यम से ही अगर हम 150 प्रश्नों का अगर संग्रह देखते हैं तो लगभग इसमें से 2-4 प्रश्न आने के संभावना बिल्कुल है। तो हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। 25 के आगे अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। 26 नंबर हमारा प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर मतलब कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है, मध्य अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, लिटिल अंडमान में स्थित है। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कहाँ स्थित है? जो दक्षिणी अंडमान। कहाँ? जो दक्षिणी अंडमान। पहले तो हम लोग जानेंगे कि पोर्ट ब्लेयर क्या है। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका राजधानी है, क्या है? की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। की राजधानी है और यह स्थित कहाँ है? दक्षिणी अंडमान। और यह स्थित कहाँ है? दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग चर्चा करने का मेन मकसद है सिर्फ ये नहीं कि ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है तो इसको टिक करके आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। हम लोग एक प्रश्न की चर्चा करेंगे और उस हिसाब से समझेंगे, रटेंगे नहीं, ताकि हमें फिर कभी दोबारा ये पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। कहीं भी हमें प्रश्न मिले तो हम लोग समझ के हिसाब से उस चीज़ को टिक कर सके, तुक्का मार के नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रटते नहीं है, समझते हैं। तो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। तथा यहाँ से एक चीज और, एक क्या महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहीं पर पोर्ट ब्लेयर में ही क्या है? हमारा सेलुलर जेल स्थित है। क्या? सेलुलर जेल का हम लोग हमेशा इतिहास जब पढ़ते हैं तो आज़ादी के टाइम में पढ़ते हैं तो कहाँ भेज दिया जाता? काली पानी की सजा के लिए सेलुलर जेल में बहुत लोगों को डाल दिया जाता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। पोर्ट ब्लेयर पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है, तो पहले हम लोग देख लें कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी पोर्ट ब्लेयर क्या है? राजधानी है किसका? अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? क्योंकि यहीं पे सेलुलर जेल स्थित है। क्या है? सेलुलर जेल यहीं पे स्थित है। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। तो अगले बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी अंडमान पर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, अक्षांशीय आधार पर देखिए, ये बिहार बेस्ड प्रश्न है। अक्षांशीय आधार पर बिहार स्थित है। अक्षांशीय आधार पर बिहार स्थित है। कहाँ? विश्व के ग्लोब पर। पहले देखिए कैसे हम लोग देखेंगे। हम लोग कैसे देखेंगे कि विश्व के ग्लोब पर, ठीक, ये हमारा ग्लोब हो गया। विश्व के ग्लोब पर बिहार कहाँ है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। हमारा ग्लोब हो गया तो क्या हो गया? ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो बिहार कहाँ हमारा स्थित है? विश्व के ग्लोब पर बिहार उत्तर, ये हो गया उत्तर, और ये पूर्व। तो कहाँ स्थित है? इस वाले एरिया में स्थित है। अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में। और प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न में हमसे पूछ रहा है अक्षांशीय आधार पे। तो यहाँ पे हम लोग अक्षांशीय आधार पे हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, तो हम लोग सिर्फ अक्षांशीय आधार पे नहीं, अक्षांश के आधार पे क्या देख रहे हैं हम लोग? अक्षांश के आधार पर हम लोग क्या देख रहे हैं? कहाँ स्थित है? अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। ये प्रश्न शायद पिछला बार ऐसा प्रश्न आया भी था हमारे बीपीएससी में। अक्षांश के आधार पर कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो वहीं हम लोग यहीं पे इस चीज को देख लेंगे कि फिर देशांतर के आधार पर कहाँ स्थित, क्योंकि जब यदि अक्षांश के हिसाब से अगर प्रश्न पूछ दिया तो हम लोग देशांतर के ही हिसाब से पढ़ लेंगे।
यही होता है पढ़ने का तरीका कि हम लोग साथ साथ उससे रिलेटेड चीज़ को पढ़ते चलें। देशांतर के आधार पे कहाँ हो जाएगा, देशांतर के आधार पर देखते हैं हम लोग, देशांतर के आधार पे कहाँ होगा। देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कैसे, अक्षांश के हिसाब से, तो देशांतर के हिसाब से कहाँ होगा, पूर्वी गोलार्ध में। सीधे याद रखेंगे कैसे, पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ पे हम लोग देखें जैसे कि अक्षांश के आधार पर यदि पूछेगा तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे कि अ से अक्षांश होता है हमारा, अ से अक्षांश होता है, तो अ से ही मिलता जुलता क्या है, उत्तर, उ, अ से ही हमारा मिलता जुलता है उ, और अ से ही हमारा अ का ही उ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ से हम लोग उ को याद रखेंगे कि अगर अक्षांशीय है तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और देशांतर है तो इसको पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि जब यह उत्तरी गोलार्ध होगा तो देशांतर के हिसाब से क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध होगा। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में हमसे पूछा है कि बिहार कहाँ स्थित है, अक्षांशीय आधार पर बिहार कहाँ स्थित है। प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि अक्षांशीय आधार पर बिहार कहाँ स्थित है। तो हमारा हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा कि अक्षांशीय आधार पर, अक्षांशीय आधार पर बिहार कहाँ है, अक्षांशीय आधार पर बिहार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ, उत्तरी गोलार्ध। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। तो 27 नंबर प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि समय मानक के अनुसार पश्चिमी चंपारण से किशनगंज कितना मिनट आगे है। ये सब एकदम बिहार बेस्ड प्रश्न है, जो कि हमारे बिहार स्पेशल के रिलेटेड जो ज्योग्राफी से प्रश्न होते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। प्रश्न देखकर भी आप लोगों को लगता होगा कि प्रश्न का लेवल कैसा है। समय मानक के अनुसार पश्चिमी चंपारण से किशनगंज कितना मिनट आगे है, किसके अनुसार, समय मानक के अनुसार। तो पूरब तथा पश्चिम के बीच, अब हम लोग क्या देखेंगे, पूरब तथा पश्चिम के बीच बीच 5 मिनट का अंतर है। क्या है, 5 डिग्री का अंतर है, सॉरी 5 डिग्री का अंतर है। तथा दोनों देशांतरों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 20 मिनट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 5 डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 5 डिग्री बराबर 20 मिनट, ठीक, 20 मिनट का अंतर है। अतः पश्चिमी चंपारण से किशनगंज कितना मिनट आगे होगा, तो कितना मिनट आगे पूछ रहा है, यहाँ देखिएगा आगे पूछ रहा है, तो कितना मिनट आगे होगा, 20 मिनट। ये कैसे निकाला जाता है, ये आप लोगों ने देखा, देखिए अब हम लोग कैसे देखेंगे। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पूछ रहे हैं समय मानक के अनुसार पश्चिमी चंपारण से किशनगंज कितना मिनट आगे है। तो हम लोग मैप पे भी देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण हमारा यहाँ है और किशनगंज हमारा यहाँ है। तो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, ये पूरब तथा पश्चिम के बीच का अंतर कितना है, 5 डिग्री का। कितना का अंतर है, 5 डिग्री का। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 20 मिनट। ये हम लोग को निकालना सीखना होगा, रटने से आदत नहीं होगा, याद नहीं होगा, क्योंकि कभी कुछ और पूछ सकता है। तो यहाँ पे कितना हो गया कि 20 मिनट। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, 20 मिनट। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 20 मिनट। तो क्या प्रश्न क्या पूछा था कि समय मानक के अनुसार, समय मानक के अनुसार, समय मानक के अनुसार बिहार के पश्चिमी चंपारण में किशनगंज कितना मिनट आगे है, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज कितना मिनट आगे है पूछ रहा है। तो आगे है का जवाब क्या हो जाएगा हमारा, 20 मिनट। तो 28 का हमारा क्या जवाब हो जाएगा, 20 मिनट। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 29 नंबर प्रश्न। इससे पहले भी हमने इसके 2 पार्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के कुल कितने जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। पूछ रहा है कि बिहार के, देखिए आप लोग, हमेशा आदमी सोचता है कि हर पढ़ने वाले लड़के रूम में मैप लगा के क्यों रखते हैं, तो ऐसे ही ऐसे प्रश्न के लिए मैप लगा के रखते हैं कि जो कि हमें मालूम नहीं चलता है और हमें वो दिन रात देखते देखते हमें याद भी हो जाता है। और ऐसे प्रश्न सीधे एक आध प्रश्न आ जाते हैं हमारे परीक्षा में, जो कि हमें नहीं पढ़े हुए अचानक से हम लोग सोच के भी उसको लगा सकते हैं। तो कैसे, हम लोग बिहार की कुल कितने जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल के मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी अन्य देश को। तो किसी अन्य देश में हमारे बिहार के, पहले हम लोग अपने क्या करते हैं, बिहार के अपने चौहदी को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा नज़दीकी क्षेत्र है उत्तर पूर्व पश्चिम में क्या क्या है। तो हम लोग तो जानते हैं बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। देखिए इसको सही ढंग से हम लोग समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया कोई दूसरा देश। तो ये मान लीजिए कि हमारा बिहार है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि बिहार के पश्चिम में तो हम लोग देखते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश है। इस साइड वाले एरिया में हम लोग देखते हैं, इस साइड वाले एरिया में हम लोग देखते हैं क्या, कि हमारा झारखंड है। क्या है, झारखंड है। इस वाले एरिया में हम लोग देखते हैं क्या, हमारा वेस्ट बंगाल है। क्या है, वेस्ट बंगाल है। तो ये वाला जो एरिया होता है, ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा सिक्किम है। क्या है, सिक्किम है। तो ये वाला जो हमारा एरिया होता है, ये किससे मिलता है, नेपाल से। किससे, नेपाल से। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारा एरिया हो गया बिहार, ये हमारा हो गया बिहार, और ये वाला हमारा एरिया हो गया, ये हमारा यूपी। क्या हो गया, यूपी।
ये वाला हमारा एरिया क्या हो गया, झारखंड, ये हमारा झारखंड हो गया, और ये हमारा वेस्ट बंगाल, ये हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। और जो ये हमारा एरिया हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा नेपाल हो गया। क्या हो गया, नेपाल। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा सिक्किम से सिक्किम हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि बिहार किससे मिलता है, तो बिहार एक ही अंतर्राष्ट्रीय साझा करता है। बिहार के कितने जिला अंतर्राष्ट्रीय साझा करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय साझा में हम लोग क्या देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग क्या देख रहे हैं, नेपाल से साझा करते हैं। तब तो सीधा सा बात है कि हम लोग मैप पे के हिसाब से अगर सोचेंगे, तो अगर हमारा बिहार अगर ऐसे नदी के हिसाब से ऐसे, ये हमारी गंगा है, क्या है, गंगा, लगभग ऐसे ही बिहार को दो भागों में बांटती है गंगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि अब तो ये तय हो गया कि इधर का तो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं टच करेगा। प्रश्न क्या हमारा था कि बिहार के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो ये तो हम देख लिए कि इधर का तो कोई जिला नहीं साझा करेगा अंतर्राष्ट्रीय। तो अब आया इधर का, तो सीधा से हम लोग कैसे एलिमिनेट कर लेंगे, और हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, 7, 9, 5, 10 हमारे पास ऑप्शन में है। तो कितने जिला पूछ रहा है, तो हम लोग ध्यान से सोचेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, वेस्ट चंपारण, यहाँ पे क्या होता है हमारा ईस्ट चंपारण, यहाँ पे हमारा क्या होता है सीतामढ़ी, यहाँ पे क्या होता है हमारा मधुबनी, यहाँ पे क्या सुपौल, थोड़ा सा आगे अररिया, और थोड़ा सा आगे किशनगंज। तो ये हमारे कितने हो गए डिस्ट्रिक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हो गए, 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे टच करते हैं। तो 7 डिस्ट्रिक्ट ये हमारे कौन कौन से हो गए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे कौन कौन से हो गए, इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे कौन कौन से हो गए, तो पहले तो हम ये देख लें कि 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये कौन से हैं, जो बिहार के उत्तर में स्थित जिला है। तो कौन कौन से जिला स्थित है, सबसे पीछे से हम लोग शुरू करते हैं वेस्ट से। तो हमारा सबसे पीछे कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। उससे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पूर्वी चंपारण। उससे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सीतामढ़ी। अभी हम लोग हाल में जब बिहार भारत का जब विवाद हुआ था चाइना के सह पे, तो उस समय हम लोग क्या देख रहे थे कि हम विवाद में क्या था कि सीतामढ़ी के पास बिहार के लोगों को न्यूज़ में सुने थे कि नेपाली सेना ने जाने से रोक दिया और कुछ लोगों को प्रताड़ित भी किया। मतलब कि सीतामढ़ी से बॉर्डर सटता है नेपाल का, सीतामढ़ी हो गया। उससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मधुबनी, ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, और मधुबनी पेंटिंग भी काफ़ी फेमस है। तो सुपौल, उसके आगे क्या हो जाएगा, सुपौल, इसका भी बिहार से नेपाल से इस बिहार के जिला का बॉर्डर मिलता है। और उसके आगे हो जाएगा अररिया, उसके आगे क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारे कितने जिला थे, हमारे 7 जिला थे। 7 जिला में हमारे कौन कौन से जिला थे, 7 जिला में हमारे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 7। प्रश्न क्या है कि बिहार के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 7 जिला आंसर हो जाएगा। और हम ये भी याद रखेंगे कौन कौन से जिला साझा करते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न क्या आ जाता है कि इनमें से कौन जिला बिहार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग जिला का नाम भी साथ साथ याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज। अगला हमारा प्रश्न क्या है, बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। बिहार का क्या पूछा है, मैदानी भाग, बिहार के कुल क्षेत्रफल क्या चीज, कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम जानते हैं कि बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है। जो बिहार का मैदानी भाग है कुल क्षेत्रफल का लगभग 100% का कितना है, 95%, लगभग 95% बिहार का जो है वो क्या है, मैदानी भाग है। क्या है, मैदानी भाग है जो 95%। प्राचीन, अभी हम लोग जानेंगे इस भाग का, मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ। तो जो हमारी प्राचीन टेथिस सागर, क्या है, टेथिस सागर के ऊपर विकसित हुआ है। कहाँ विकसित हुआ है, प्राचीन टेथिस सागर के ऊपर हमारा बिहार का मैदानी भाग का विकसित हुआ है। क्या हुआ है, विकसित हुआ है। भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण भी टेथिस सागर के मलबे के संपीड़न द्वारा हुआ है। हम क्या देख रहे हैं कि भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार, क्या चीज, भूसन्नति सिद्धांत, ये वो सिद्धांत होता है जिसके द्वारा हम किसी भूमि को जानते हैं कि इसका निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है या कैसे हुआ है। भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार, हिमालय पर्वत का भी
पर्वत का भी निर्माण कैसे हुआ है? प्राचीन टेथिस सागर के मलबे के संपीड़न से हुआ है। कैसे हुआ है? मलबे के संपीड़न से। तो हमने क्या यहाँ पे देखा कि पहले तो हम ये देखें कि बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल कितने क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो बिहार का कुल मैदानी भाग मतलब 100% का कुल कितना है? 95% जो एरिया है वो बिहार का क्या है? बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% एरिया मैदानी भाग है। तो पहला तो हमारा जवाब मिल गया कि प्रश्न पूछ रहा है बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 95% है। तो अब हम ये लोग देखेंगे कि ये कहाँ है 95? प्राचीन टेथिस सागर के ऊपर में इस 95% जो हमारा मैदानी भाग है बिहार का, इसका विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ है? प्राचीन टेथिस सागर के ऊपर में। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं? भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय पर्वत का भी निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के मलबे के संपीड़न से हुआ। मतलब कि प्राचीन टेथिस सागर के जो मलबे थे, मलबे उनके संपीड़न मतलब दबकर क्या हुआ? किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जो हम लोग हिमालय देखते हैं उसका भी निर्माण कैसे हुआ? तो इसको हम मिटा देते हैं। क्या करते हैं? मिटा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि बिहार का जो मैदानी भाग है वो कितना है? 95% है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? प्राचीन टेथिस सागर के प्राचीन टेथिस सागर के ऊपर ये प्राचीन टेथिस सागर के ऊपर विकसित हुआ है। क्या हुआ है? विकसित हुआ है। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत, इसका भी क्या हुआ है? इसका भी जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है? प्राचीन टेथिस सागर प्राचीन टेथिस सागर के मलबे के संपीड़न से कैसे निर्माण हुआ है? प्राचीन टेथिस सागर के मलबे के संपीड़न से हमारा इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है शिवालिक का विकास हुआ। जो हमारा शिवालिक है बिहार के उत्तरी छोर पे बेतिया से थोड़ा सा ऊपर जो हमारा वाल्मीकि नगर साइड है वहाँ पे हमारा शिवालिक पर्वत श्रेणी विकास हुआ है, जो हिमालय के सबसे निचली छोर भी कहा जाता है। तो शिवालिक का विकास हुआ। तो भाई शिवालिक का विकास कब हुआ? ये सारे देखिए बिहार के भौगोलिक सवाल है, जो कि बिहार के भूगोल से इनका सीधा संबंध है। तो जो बिहार के भूगोल के जो प्रश्न आते हैं वो कुछ प्रश्न जरूर हमारे बिहार के भूगोल के संदर्भ में भी आते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि शिवालिक का विकास हुआ। तो शिवालिक का कब विकास हुआ? शिवालिक का हमारा कब विकास हुआ? शिवालिक का हमारा कब विकास हुआ? तो शिवालिक का हमारा विकास देखेंगे हमारा कब हुआ। शिवालिक का विकास हमारा कब हुआ? विकास हुआ तो शिवालिक का विकास हुआ। शिवालिक श्रेणी का बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। तो हमने जैसा बताया कि शिवालिक की स्थिति क्या है, तो शिवालिक क्या है कि बिहार का उत्तरी पश्चिमी, तो ये जो हमारा क्षेत्र होता है बिहार का, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, ये हमारा हो गया वेस्ट। तो जो हमारा ये हमारी गंगा हो गई, तो ये जो हमारा एरिया होता है ये हमारा होता है बिहार का उत्तरी पश्चिमी, और यहीं पे हमारा पश्चिमी चंपारण भी जिला है, और ये हमारा पूर्वी चंपारण हो गया, ये सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, किशनगंज, ऐसे हमारा हो गया। इस श्रेणी का विकास सोनोजोइक कल्प के प्लायोसिन युग में हुआ। कब हुआ? इस श्रेणी का, ये पर्वत श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका विकास कब हुआ? इसका विकास सोनोजोइक कल्प के, किसके? सोनोजोइक कल्प के प्लायोसियन युग में। कब हुआ? प्लायोसियन युग। तो इसका हम लोगों ने क्या देखा? इसका हम लोगों ने जवाब देखा कि सोनोजोइक कल्प के प्लायोसिन युग में क्या हुआ? हमारा शिवालिक का विकास हुआ। और ये इसका भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति है इसका उत्तर, ये उत्तर हो गया, और ये पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, इसलिए इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम। तो हमारा शिवालिक का विकास कब हुआ? शिवालिक का विकास सोनोजोइक कल्प के प्लायोसिन युग में हुआ। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्लायोसिन युग। कोई हमसे पूछ दे कि शिवालिक का विकास हुआ
तो क्या सोनोजोइक के प्लायोसिन युग में। और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। क्या है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का जवाब हो गया प्लायोसिन युग। और अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है संप्राय मैदान किससे संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है कि संप्राय मैदान किससे संबंधित है। तो संप्राय मैदान का निर्माण नदी द्वारा होता है। पहले तो ये ध्यान दीजिए कि संप्राय मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो संप्राय मैदान किससे संबंधित है। तो संप्राय मैदान, ये हो गया संप्राय मैदान। ये संप्राय मैदान का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, निर्माण देखेंगे। संप्राय मैदान का निर्माण कैसे होता है, नदी से होता है। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि संप्राय मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो संप्राय मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है। इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन द्वारा, कैसा कब निर्माण होता है, अब निर्माण किससे होता है, तो निर्माण नदी से होता है। कब होता है निर्माण, कब होता है, तो नदी की अंतिम, किसमें, अंतिम, नदी की अंतिम अवस्था में, नदी की अंतिम अवस्था में कैसे होता है, क्षैतिज अपरदन। कैसे होगा, क्षैतिज अपरदन, क्षैतिज अपरदन के द्वारा, क्षैतिज अपरदन के द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। क्षैतिज अपरदन द्वारा क्या होता है कि सतह की असमानताएं क्या होती है, दूर हो जाती है, दूर हो जाती है। इसका संबंध नदी एवं हिमनद दोनों से है। इसका संबंध क्या है, नदी और हिमनद, नदी और हिमनद दोनों से है। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, अब देखिए हम यहाँ देखेंगे कि संप्राय मैदान का किससे संबंधित है। तो संप्राय मैदान का पहले निर्माण कैसे होता है, निर्माण नदी से होता है। तो अगर पूछे कि निर्माण कैसे होता है, नदी और हिमनद दोनों याद रखेंगे, क्योंकि इसका संबंध नदी से भी और हिमनद से भी है। कब होता है निर्माण, कब होता है, तो नदी के अंतिम अवस्था में इसका निर्माण होता है। कैसे होता है, अपरदन द्वारा, क्षैतिज अपरदन, किस अपरदन द्वारा, क्षैतिज अपरदन द्वारा, नदी की जो है उससे क्षैतिज अपरदन द्वारा क्या होता है, सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। क्या होती है, सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। इसी को क्या, इससे क्या होता है, संप्राय मैदान का निर्माण हो जाता है। तो हमारा क्या है, नदी और हिमनद दोनों इससे संबंधित है। तो अगर हमारा प्रश्न पूछे कि संप्राय मैदान किससे संबंधित है, तो हमारा क्या जवाब होगा, संप्राय मैदान नदी और हिमनद दोनों से संबंधित है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन में क्या है, हमारे पास ऑप्शन में है ई, क्योंकि यहाँ पास हमारा अगर ऑप्शन में अगर सिर्फ हिमनद होता तो सिर्फ हम लोग हिमनद पे टिक करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ नदी भी है। या तो सिर्फ नदी होता तो नदी पे टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों है। क्या है, दोनों है, एक नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि संप्राय मैदान किससे संबंधित है, हिमनद से एवं नदी दोनों से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा एक से अधिक। तो हम लोग ये अगर जब तक हम लोग ये याद नहीं रखेंगे कि दोनों चीज़ पूरा, तो ऊपर से सिर्फ हम लोग जान लेकिन नदी से होता है, तो क्या इस सही प्रश्न का हम लोग सही जवाब लगा पाते हैं, इसका सही जवाब हम लोग नदी लगा के आगे बढ़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। तो हम लोग क्या आते तो कहते हैं कि हमने तो सही लगाया था, प्रश्न ही गलत हो गया, चेक करने वाले ने गलत कर दिया। बिल्कुल नहीं होता। क्या है कि हम लोग जैसे पूरा किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, तो यदि हम जान गए कि हिमनद भी कहते हैं और नदी से भी, दोनों से संबंधित है, तो हमने इस चीज़ को समझा और हमने क्या देखा कि दोनों से संबंधित है, तो एक से अधिक मतलब कि उपयुक्त में से एक से अधिक, इसने ये हमने जवाब दिया। तो अब क्या होगा कि अब हमारा प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, इसका सही जवाब। अब अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग भी प्रश्न अगर आप लोग पहले उतार लेते हैं तो अपना प्रश्न पढ़ा करिए। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न है आमलैंड शब्द का क्या अर्थ होता है। हमारा प्रश्न क्या है, आमलैंड शब्द का क्या अर्थ होता है। आमलैंड शब्द का क्या अर्थ होता है। आम क्या है, अमलैंड, अमलैंड शब्द का क्या अर्थ होता है। लैंड मतलब हम लोग को सीधा समझ में आ रहा है भूमि या क्षेत्र, ठीक। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अमलैंड शब्द का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे हम लोग शब्द की परिभाषा पूछ रहा है। तो अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी क्या होता है। अमलैंड शब्द का अर्थ क्या होता है, नगर का प्रतिवेशी। जिसको सही जवाब मालूम होगा वो कमेंट में जरूर बताया करेगा, इससे हमें भी मालूम चलेगा कि ऐसे प्रश्न जो कितने लोग इसके बारे में पहले से जानते थे या बिल्कुल ही नया प्रश्न ये है।
तो क्या होता है, अम्लैंड शब्द का अर्थ क्या होता है, नगर का प्रतिवेशी। और नगर प्रतिवेशी का क्या मतलब होता है, प्रतिवेशी का मतलब होता है आसपास, आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अम्लैंड शब्द का अर्थ क्या होता है, नगर का प्रतिवेशी या आसपास का। अब देखिए, अगर नगर का प्रतिवेशी अगर सिर्फ हम लोग याद कर लेंगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि नगर का प्रतिवेशी अगर हम लोग सिर्फ याद कर लेते हैं तो यहाँ ऑप्शन में हम लोग को नगर का प्रतिवेशी मिलेगा ही नहीं। तो प्रतिवेशी का भी हम लोग को क्या अर्थ हम लोग को जानना पड़ेगा। तो इसको क्या होता है, प्रतिवेशी का अर्थ होता है आसपास का क्षेत्र। क्या होता है, प्रतिवेशी का अर्थ आसपास का क्षेत्र। प्रतिवेशी का अर्थ हो जाता है आसपास का, आसपास, प्रतिवेशी का मतलब होता है आसपास, ये होगा हमारा क्षेत्र। अम्लैंड शब्द का अर्थ क्या होता है, नगर का प्रतिवेशी, आसपास का क्षेत्र। और एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, कड़ी यहाँ पे और जोड़ते चलेंगे कि इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। अम्लैंड को इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है, इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है, इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ हम लोगों ने दो चीज़ देखा, हिंटरलैंड भी कहा जाता है और अम्लैंड को नगर का प्रतिवेशी या नगर के आसपास का या नगर के आसपास का क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसे हम लोग क्या एक शब्द और क्या होता है, हिंटरलैंड। क्या होता है, हिंटरलैंड, हिंटरलैंड के भी नाम से जाने जाते हैं। अगर कहीं हमसे प्रश्न पूछते कि हिंटरलैंड का अर्थ क्या होता है, तो हिंटरलैंड का क्या अर्थ होता है, नगर, आसपास का क्षेत्र, नगर के आसपास का क्षेत्र या नगर का प्रतिवेशी। नगर का प्रतिवेशी क्या होता है, प्रतिवेशी। तो नगर के प्रतिवेशी का क्या मतलब होता है, आसपास का क्षेत्र। ये देखिए, हम ऐसे बताते हैं, सीधे ही बता के निकल सकते हैं, लेकिन ऐसे बताने का मतलब हो जाए कि एक बार जो प्रश्न को देख ले उसे दोबारा फिर पढ़ने का जरूरत है। प्रतिवेशी का क्या मतलब हो जाता है, हमारा आसपास का क्षेत्र। इस तरह से हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमारे आसपास का क्षेत्र। तो प्रश्न की तरफ आएंगे तो क्या दिया हुआ है, प्रश्न में हमारा दिया हुआ है अम्लैंड शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन में हमारा है यहाँ पे नगर के आसपास का क्षेत्र। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, नगर के आसपास का क्षेत्र। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है। इसके बारे में हम लोग हमेशा सुनते हैं कि झुका हुआ मीनार या किला, मूर्ति भी कुछ ऐसे इसको कहा जाता है। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्या चीज़ कहाँ स्थित है, मतलब कि पीसा तो ये पहले ही बता रहा है, तो पीसा कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। ये तो सीधे फैक्ट है, ये याद करने वाला चीज़ है, ये फैक्ट है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। और ये इसके बारे में हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं, ये दिन प्रतिदिन झुकते हुए जा रहा है, ये झुकते हुए जा रहा है। विज्ञान इस पे काम भी कर रहा है, लोग इसके बारे में पता भी लगा रहे हैं कि, और इसे सीधा करने का भी प्रयास किया जा रहा है, पता कर रहे हैं कि क्यों ये झुक रहा है, और ये सीधा करने का भी इसका प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में सीधा करने की प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में इतना ध्यान रखेंगे। कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। लीनिंग टावर ऑफ, लीनिंग का मतलब ही होता है झुका हुआ, टावर ऑफ पीसा झुका हुआ। कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इटली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा इटली। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है, कह रहा है कि पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है, मतलब कि किस विधि से लगाया। तो ये प्रश्न हमेशा लगभग कोई ना कोई एग्जाम में, बहुत एग्जामों में इसको हमने देखा है। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जाता है, उसके धड़ पर बलियों की संख्या की गिनती कर, पेड़ की पत्तियों की गणना कर। अब बताइए, पेड़ की पत्तियों की गणना करके लगाया जा सकता है? कोई फिक्स है कि जो पेड़ आज लगा है उसमें गिन के ही पत्ता होता हो? अगर हर एक लगाने वाले पेड़ में अगर उतना ही पत्ता रहता तब ना ये फिक्स होता है कि पेड़ के पत्तियों की गणना करके लगाया जा सकता है। तो ये पहले ही गलत हो गया। पेड़ की शाखाओं की गणना करके, पेड़ लगाते वक्त क्या सब में एक बराबर शाखा होती है? नहीं। अगर वैसा होता तब हम लोग एक बार सोच भी सकते थे कि एक बराबर होता है तो बढ़ेगा भी, तो एक बराबर बढ़ेगा। उसकी ऊंचाई की गणना कर, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। ऊंचाई के हिसाब से कैसे पता लगाया जाएगा? कोई 1 बीता का पेड़ लगता है, कोई 1 फीट का पेड़ लगता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है कि उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गिनती कर। अब ये धड़ पर वलय क्या कहलाता है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो ये
धड़ पर वलय क्या कहलाता है, ये समझिए। जब हम लोग ये हमारा एक पेड़ का डाली हो गया, क्या हो गया, एक डाली हो गया। तो जब हम इसको काटते हैं दो भाग में तो देखते हैं कि बीच में कुछ ऐसा ऐसा बना रहता है। क्या बना रहता है, बीच में कुछ ऐसा ऐसा बना रहता है। अगर हम लोग इसको और बड़ा करके देखें सीधा तरीका से तो देखेंगे क्या, ऐसे ऐसे कुछ बना रहता है। कई आकृति छोटे छोटे ऐसे सर्किल बने होते हैं। क्या बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं। ये हमारा पेड़ की जो टहनी है, शाखा, उसको काटने पे ये हमें ऐसे मालूम चलता है। तो यही जो होता है, इसको गिन के हम लोग पता लगा सकते हैं कि पेड़ कई वर्ष पुराना है। ये विधि से हम लोग गिन कर पता लगा सकते हैं कि पेड़ कितना वर्ष पुराना है। ये बीच से अगर पेड़ को काट दिया जाए तो जो इसके बीच में ये बनेगा, अभी कोई अपने आसपास के पेड़ पर देखिएगा तो पता चल जाएगा। तो हमारा क्या इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हमारा हो जाएगा कि उसकी धड़ पर वलयों की संख्या की गिनती करके पता लगाया जा सकता है। तो पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है किससे, उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गिनती कर, उसके धड़ पर वलयों की संख्या गिनती कर। तो हमारा 36 नंबर प्रश्न, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है, सही जवाब क्या हो जाएगा, उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गिनती करके। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, वही खाली टाइम में अपने पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब करके नहीं, वैसे टाइम पे देखा करिए जब आप लोग गाना वगैरह देखते हैं, तो उससे अच्छा है कि इसी को देख लिया करिए। कहीं रास्ते वास्ते में घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हो तो वैसे जगहों पे इस वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए। क्योंकि अगर देखिएगा उससे भी सुन भी लीजिएगा तो इसमें सारा जो चीज़ लिखा हुआ है वो हम बोल भी देते हैं। ऑडियो के टाइप से भी आप इसको सुन सकते हैं, और अगर कुछ गलत लगे तो उसे बताइएगा भी, अगर कुछ सुधार करना हो तो। अगला हमारा प्रश्न है कि कोपाक्वानापुलिन कहाँ अवस्थित है। क्या चीज़, कोपाक्वानापुलिन कहाँ स्थित है। तो कोपाक्वाना क्या होता है, कोपाक्वानापुलिन क्या है, ये हमारा याद करने का चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कोपाक्वानापुलिन कहाँ है। तो कोपाक्वानापुलिन ब्राज़ील, कहाँ, ब्राज़ील, ब्राज़ील के नगर, ब्राज़ील का एक नगर है, ब्राज़ील का नगर क्या है, ब्राज़ील का वो नगर रियो डी जेनेरो। क्या है, रियो डी जेनेरो, क्या है, रियो डी जेनेरो, जो कि हम लोग सीधे ऑप्शन में भी देख रहे हैं, रियो डी जेनेरो में स्थित है। तो रियो डी जेनेरो के कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न हो जाएगा कि रियो डी जेनेरो के कहाँ स्थित है। तो रियो डी जेनेरो के दक्षिण भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण भाग में स्थित है। तो अब हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सीधे देख रहे हैं कि कोपाक्वानापुलिन कहाँ अवस्थित है। तो कोपाक्वानापुलिन कहाँ अवस्थित हो जाएगा, ब्राज़ील के नगर, ब्राज़ील का जो नगर है रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो उसके दक्षिण भाग में स्थित है। तो कोपाक्वानापुलिन कहाँ अवस्थित है, रियो डी जेनेरो, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कोपाक्वानापुलिन कहाँ अवस्थित है, रियो डी जेनेरो, और रियो डी जेनेरो के कहाँ, दक्षिणी भाग में स्थित है। ये भी याद रखेंगे, ब्राज़ील का एक जो नगर है रियो डी जेनेरो, उसके दक्षिणी भाग में स्थित है क्या, हमारा कोपाक्वानापुलिन। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है। निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है, क्या है, समुद्र पतन है। तो जापान का कौन सा हो जाएगा, ये रटने का चीज़ है, ये फैक्ट है। तो जापान का क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा योकोहामा। क्या हो जाएगा, योकोहामा। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन क्या हो जाएगा, योकोहामा। इसको हम लोग नक्शा पे भी आप लोग देखिएगा कि योकोहामा कहाँ है समुद्र पतन, इसको याद कर लीजिएगा। ये सब रटने का चीज़ है। निम्नलिखित में कौन जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है। सबसे व्यस्त का यहाँ बात हो रहा है, सबसे बड़ा छोटा का बात नहीं हो रहा है, सबसे व्यस्त का बात हो रहा है। तो सबसे व्यस्त कौन सा है, योकोहामा। क्या है, योकोहामा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पतन नगर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक पतन नगर नहीं है, पतन नगर, पतन नगर मतलब बंदरगाह वाला नगर नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, और ये हमारा लंदन, कैनबेरा, रोमियो, न्यूयॉर्क सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका ये सब याद करने वाला चीज़ है मैप को देख के। इसमें क्या हो जाएगा, कैनबेरा, कैनबरा क्या है ये, और कैनबरा क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्या है ये, ऑस्ट्रेलिया की ये राजधानी है। क्या है ये, राजधानी, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा, ये एक पतन नगर नहीं है। पतन नगर नहीं मतलब बंदरगाह वाला नगर, बंदरगाह, क्या, बंदरगाह, बंदरगाह जहाँ पे शिप से माल लोड होता है, माल वगैरह जो हमारा विदेश से माल है, शिप यार्डिंग होता है वो यहीं से। तो
निम्नलिखित में कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो रोमियो, न्यूयॉर्क, लंदन, इन सबको छोड़ के सिर्फ कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो एक पतन नगर नहीं है, मतलब एक बंदरगाह नगर नहीं है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। देखिए ये हमारा सौरमंडल से ये सब प्रश्न आ गया, जो हमारा पृथ्वी का ग्रह नक्षत्र के बारे में ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं शुरू में ही ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं हमारा। तो इसमें हमारा प्रश्न है कि निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, मतलब कि देखिए हर बहुत सारे ग्रह का अपना एक चंद्रमा होता है, चंद्रमा है। जैसे पृथ्वी का भी एक चंद्रमा है, पृथ्वी का भी एक चंद्रमा है। तो वैसे यहाँ पूछ रहा है निक्स एवं हाइड्रा, क्या निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, मतलब किसका चंद्रमा है? तो निक्स एवं हाइड्रा किसका चंद्रमा है? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसका है? तो ये हम लोग जानते हैं कि निक्स एवं हाइड्रा प्लूटो का चंद्रमा है। किसका है? प्लूटो का चंद्रमा है। तो प्लूटो के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे 2 लाइन समझ लेंगे कि प्लूटो के बारे में। तो ये तो हम लोग जान गए कि निक्स एवं हाइड्रा प्लूटो का चंद्रमा है। क्या है? प्लूटो का चंद्रमा है। निक्स एवं हाइड्रा प्लूटो का चंद्रमा है। ये हमारा प्लूटो हो गया, इसका निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। तो प्लूटो के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि प्लूटो सौरमंडल का बौना ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूटो सौरमंडल का बौना ग्रह कहा जाता है। प्रश्न हमारा हमेशा आता है कि बौना ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लूटो को, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्लूटो हो गया, ये हमारा प्लूटो हो गया। प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक, इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं, जो इसको पता लगाया जा चुका है वो 5 इसके उपग्रह है जो कि ज्ञात है। अगर और होंगे तभी उसके बारे में जानकारी नहीं लिया गया है। 5 उपग्रह हैं इसके, 5 ज्ञात उपग्रह प्लूटो से। देखिए अब इसके दूरी के अनुसार जो इसके सबसे नज़दीक में है तो वो कौन है? थारोन। ये 5 उपग्रह के नाम भी याद रखें, क्योंकि जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, तो किसके चंद्रमा है? तो ये निक्स और हाइड्रा जब आप याद रखिएगा कि निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है तो किसके हैं? प्लूटो के, तभी ना प्रश्न का इसका जवाब दे दिए। तो वैसे ही आप लोग क्या याद रखना है हम लोगों को? बौना ग्रह, प्लूटो एक बौना ग्रह है, इसके 5 ज्ञात उपग्रह है। अब ये 5 उपग्रह कौन सा है? पूछ देगा कि इनमें से कौन प्लूटो के उपग्रह है, ऐसे प्रश्न पूछ देगा। तो हमारा कौन सा है? थारोन, स्टीम्स, क्या हो जाएगा? स्टीम्स, स्टीम्स, ये निक्स, निक्स देखिए ये निक्स आ गया। और यहाँ आ गया हम लोग को कैरबेरोस, क्या हो गया? कैरबेरोस। चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है, याद रखिएगा। और अंतिम यहाँ क्या है? हाइड्रा, हाइड्रा लास्ट क्या है? लास्ट यहाँ है हाइड्रा। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि प्लूटो के निक्स एवं हाइड्रा, यहाँ पे देख रहे हैं कि निक्स एवं हाइड्रा क्या है? ये उपग्रह है किसके? ये उपग्रह है आपके किसके? निक्स एवं हाइड्रा, ये उपग्रह है प्लूटो के। तो ये इन्हीं के बारे में पूछा गया और ये चंद्रमा भी कहलाते हैं। ठीक, तो ये दूरी के हिसाब से है कि प्लूटो के सबसे नज़दीक में कौन है, ये भी प्रश्न आ जाएगा। तो थारोन, और उसके बाद कौन सा है? स्टीम्स, उसके बाद कौन सा है? निक्स, उसके बाद केरबेरोस, केरबेरोस, उसके बाद क्या हो जाएगा? हाइड्रा। तो ये जो हमारे 5 उपग्रह जो सामने दिख रहे हैं ये क्या है? ये प्लूटो के 5 उपग्रह है। और प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता है। थेरोन, स्टीम्स, निक्स, कॉपर। और ये दूरी के हिसाब से सबसे नज़दीक थारोन है, स्टीम्स है, उसके बाद निक्स है, उसके बाद केरबेरोस है, उसके बाद हाइड्रा है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे प्लूटो के 5 उपग्रह हो गए। क्या हो गए? प्लूटो के 5 उपग्रह हो गए। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्लूटो। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझना कि अगर ये हमारा सन है, क्या है? ये सन है, तो सन पे तो मालूम है कि बहुत गर्मी है। तो सूर्य के जो सबसे करीब का ग्रह होगा उसके पास क्या होगा? सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। टेक्निकल चीज़ समझने का है कि जो आग के पास रहेगा उसको सबसे ज़्यादा गर्म लगेगा, जो आग से जितना दूर रहेगा उसको कम गर्मी लगेगा। तो जो सूर्य के सबसे दूर होगा वहीं तो सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह भी होगा। तो सूर्य के सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे? इसके लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि सूर्य से सबसे दूर कौन है, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा ग्रह है। तो ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा सूर्य हो गया। क्या हो गया? सूर्य हो गया। अब ये सूर्य के चारों तरफ पूरा गर्मी है, ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य के चारों तरफ बहुत गर्मी है, ये देखिए लाल लाल अंगारे गर्मी के ये फैले हुए हैं। अब क्या करना है हम लोग को? अब हम लोग को ये समझना है कि तो सूर्य के जो हमारे सबसे करीब में क्या हो जाता है, दूरी के आधार पर हम लोग देखेंगे। सूर्य के सबसे हमारे करीब में क्या हो जाता है? बुध। तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, बुध सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह रहेगा। उसके बाद क्या आ जाता है? शुक्र। उसके बाद क्या आ जाता है? पृथ्वी। उसके बाद क्या आ जाता है? हमारा मंगल। उसके बाद बृहस्पति।
ये आप लोग समझ जाइएगा, लिखावट पे ध्यान नहीं दीजिएगा। बृहस्पति, उसके बाद क्या हो जाता है हमारा शनि, उसके बाद हमारा हो जाता है शनि, और उसके बाद क्या हो जाता है यूरेनस, यूरेनस, उसके बाद क्या हो जाता है हमारा नेपच्यून, नेपच्यून। ये क्या हो गया दूरी के हिसाब से, कैसे हो गया ये दूरी के अकॉर्डिंग, ये बढ़ते क्रम में है। ठीक, जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है वैसे वैसे, टेक्निकल चीज़ समझिए लोग कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा गर्मी भी वैसे वैसे बढ़ेगा। ये क्या हो गया गर्मी घटेगा, सॉरी गर्मी घटेगा और ठंड, गर्मी घटेगा और ठंड बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि सूर्य के सबसे नज़दीक में बुध है। तो अगर प्रश्न आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह बुध हो जाएगा। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा हमारा नेपच्यून, क्योंकि सूर्य से सबसे ज़्यादा इसकी दूरी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नेपच्यून। और नेपच्यून को ही हिंदी में क्या कहते हैं वरुण कहते हैं। नेपच्यून को हिंदी में क्या कहते हैं वरुण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब पे डिपेंड करता है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन। तो सूर्य के नज़दीक में स्थित जो सबसे ग्रह है वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये हमने देखा। तो जो अगर दूर में क्या है नेपच्यून है, तो अगर सबसे दूर में नेपच्यून होगा तो सबसे क्या हो जाएगा सबसे यह क्या हो जाएगा सबसे ठंडा हो जाएगा। सबसे ठंडा ग्रह क्या हो जाएगा सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून हो जाएगा। तो सबसे गर्म कौन हो जाएगा सबसे गर्म हो जाएगा बुध। सबसे गर्म क्या हो जाएगा हमारा बुध। तो इस हिसाब से, और नेपच्यून को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं नेपच्यून को हिंदी में हम लोग वरुण कहते हैं। क्या कहते हैं नेपच्यून को हिंदी में हम लोग वरुण कहते हैं। क्या कहते हैं नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहते हैं। नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहा जाता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा वरुण। और इसी को क्या कहा जाता है नेपच्यून, नेपच्यून, नेपच्यून। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह पूछ रहा है, आखिर ग्रह उपग्रह है तो माने किसका उपग्रह है। सबसे पहले तो यह प्रश्न उठेगा कि किसका उपग्रह है। अगर टाइटन उपग्रह है तो भाई सबसे पहले ये होगा कि किसका उपग्रह है। तो टाइटन क्या है सबसे बड़ा उपग्रह है किसका। तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है किसका है। तो टाइटन शनि का है। किसका है शनि का। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है तो किसका है। किसका है मतलब शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो अब शनि के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे 2-3 वाक्य जानेंगे। तो शनि क्या है शनि सौर मंडल का दूसरा क्या है दूसरा सेकंड लार्जेस्ट क्या है प्लैनेट है। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है 62। उपग्रहों की संख्या कितनी है 62। और टाइटन क्या है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइटन क्या है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इन उपग्रहों में जो सबसे बड़ा है वो क्या है हमारा टाइटन है। क्या है टाइटन है। ठीक, तो सबसे बड़ा क्यों है क्योंकि इसका व्यास डी कितना है 5150 है। कितना है 5150 है। एक बार हम लोग फिर से इसको समझेंगे कि टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन सबसे पहले तो ये होगा कि टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है तो किसका उपग्रह है। तो टाइटन शनि का उपग्रह है। किसका है शनि का। तो शनि के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो ये क्या है सेकेंड मतलब कि दूसरा सौर मंडल का दूसरा क्या है ये सौर मंडल का ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है ये देखिए यहाँ साफ से लिख देते हैं। ये क्या है सौर मंडल का ये क्या है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसके उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके उपग्रहों की संख्या हो जाएगी 62। कुल उपग्रह इसके कितने हो जाएंगे
कुल उपग्रह 62। और इन कुल उपग्रहों में जो टाइटन है, क्या है, टाइटन, ये क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा किसका, शनि का, शनि का हो जाएगा। तो इस क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका डी मतलब कि व्यास, व्यास कितना है 5150 है, कितना है 5150, इसका व्यास कितना है 5150 है। तो अब यहाँ पे हम लोग जरा समझेंगे इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से कि टाइटन का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दें किसका, तो शनि का। तो शनि के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा उपग्रह है कि कौन सा, दूसरा सौरमंडल का। तो शनि के पास कितने उपग्रह हैं, तो शनि के पास कुल 62 उपग्रह है। और कुल 62 उपग्रह में टाइटन जो है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। और जब टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है तो क्या इसका भाई भाई मेजरमेंट है, तो इसका जो माप है वो 5150 इसका क्या है, व्यास है, डी। इसका जो डी होता है डायामीटर, व्यास डी, इसका जो डायामीटर है वो क्या है 5150, क्या है 5150, ये इसका डायामीटर है। 5 इसका डायामीटर क्या है 5150, ये क्या है इसका व्यास, किसका, टाइटन का। तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा शनि। इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, शनि। इसका सही जवाब हमारा शनि हो जाएगा। देखते हैं, टाइटन का सबसे बड़ा उपग्रह है शनि, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में म्यांबर पोर्ट ब्लेयर, क्या म्यांबर पोर्ट ब्लेयर एवं चिड़िया टापू को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है, कौन कौन सा, म्यांबर पोर्ट ब्लेयर एवं चिड़िया टापू, चिड़िया टापू को जोड़ने वाला, ये देखिएगा जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है। तो ये याद करने का चीज़ है, आप मैप का राजकीय राज्य मार्ग मैप से आप लोग इसको समझ सकते हैं। जिसका सही जवाब क्या हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है NH4। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे 5, NH3, NH2, NH5, NH8, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम ऐसा जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मायाबंदर पोर्ट ब्लेयर चिड़िया टापू को जोड़ने वाला राजमार्ग जो होता है वो NH4 होता है। कौन होता है, NH4, ये हमारा जो होता है, ये हमारा NH4, ये हमारा होता है राजमार्ग होता है। तो राजमार्ग ये होता है, तो ये हमारे ऑप्शन में NH4 है, NH3 है, NH2 है, NH5 है, NH8 है, लेकिन NH4 इसमें नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मायाबंदर पोर्ट ब्लेयर एवं चिड़िया टापू को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है, तो वो राजमार्ग होता है NH4। हमारे ऑप्शन में नहीं होने के कारण हमारा ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, NH4, ये हमारा होता है जो राजमार्ग उसको जोड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। ये देखिए करंट का मतलब कि ये एक जीके टाइप का सवाल है कि भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हमारे पास बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, अब हम इस बागवानी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। क्या लेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक, तो क्या है, भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय क्या है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, नाम क्या है इसका, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ये इनका टाइटल वगैरह होगा, परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय, ये क्या है, इसका नाम है। भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। तो इस चीज़ को तो हम लोग याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, लेकिन उसका नाम क्या है, तो ये नाम हम लोग साथ साथ याद करते जाएंगे, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पूछ देगा कि वन विश्वविद्यालय कौन सा है, प्रथम वन विश्वविद्यालय, तो ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा हमारा, हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ स्थित है हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश के ये सोलन जिले, कहाँ, सोलन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, सोलन जिले। तो इसका स्थापना कब हुआ, तो 1985 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। तो ये यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोग ने ये देखा कि भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में है, और इसका क्या नाम है, तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में है। और
कब स्थित हुआ? 1985 1985 ईस्वी में ये स्थापित हुआ। भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश के, और ये इसका नाम क्या है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय। ये भी ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के यह सोलन जिले में है। 1985 में इसको स्थापित किया गया। तो इसको हम मिटा देते हैं। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा आज का। छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र प्रसिद्ध है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 70 मिनट का वीडियो हो गया है, इसलिए अब हम यहाँ रोक देंगे। प्रश्न तो अभी और है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम बना के डालेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में पूछ रहा है कोरबा क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे हमारे ऑप्शन में जिस हिसाब से धातुओं के नाम दिए गए हैं, इससे हमको ये हो रहा है कि किस चीज़ में प्रसिद्ध है। क्या चीज़? किस चीज़ में? ऑप्शन के हिसाब से किस चीज़ में प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि किस चीज़ में प्रसिद्ध है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, क्या कंपनी लिमिटेड जो है कहाँ स्थित है? कोरबा। ये क्या है? कोरबा में स्थित है। ठीक, कोरबा मुख्य शहर से क्या है? ये मात्र 30 किलोमीटर दूर है। अब यहां देखेंगे, इसीलिए कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग के कारण महत्वपूर्ण है। यहां हम क्या देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा से मात्र 30 किलोमीटर दूर अवस्थित है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से हम ऑप्शन में देख रहे हैं, उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि इसी कारण, चूंकि भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा से मात्र 30 किलोमीटर दूर है, तो फिर कोरबा किसके लिए फेमस होगा? एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। किसके लिए फेमस होगा? एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग के कारण कोरबा प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा क्षेत्र है वो एल्यूमिनियम उद्योग के कारण महत्वपूर्ण है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा मुख्य शहर से मात्र 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है, इसलिए कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग के कारण महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हम लोग देख ही लेते हैं। इसमें कितने प्रश्न? इस पेज में हमारे पास एक प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हम लोग देख ही लेते हैं। इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एवं एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम। और देखिए यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि जो हमारा अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड है, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड है, वो एक संयुक्त उपक्रम है। मतलब कि एक संयुक्त, दो उपक्रम जो हमारे जो है भारत सरकार के, वो दो उपक्रम मिलके उसको चलाते हैं। किसको? अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड को। तो ये हमारे एक संयुक्त उपक्रम है। तो किसका किसका संयुक्त उपक्रम है? तो एक तो इसने प्रश्न में दे रखा है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम, और हमसे दूसरा पूछ रहा है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा हो जाएगा अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड। क्या है ये? भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम। और तो ये NTPC, इसको कहा जाता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक, इसको कहा जाता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो निगम लिमिटेड क्या है? NTPC। और एक क्या है हमारा? NPCIL। एक क्या हमारा? NPCIL। इन दोनों से मिलकर अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड में, इन दोनों से मिलकर हमारा क्या होता है? अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड का कार्य करता है। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम, NTPC और NPCIL। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जहाँ NPCIL का इसमें 51% का हिस्सेदारी है, तो वहीं यहाँ पे 46% का हिस्सेदारी, 49% का, यहाँ पे 49% का हिस्सेदारी किसका है? हमारा NTPC का है। तो यही इस हिसाब से हमारा अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और NPCIL, NTPC और NPCIL। तो ये हमारा हो जाएगा NTPC। क्या हो जाएगा? NTPC। प्रश्न में हमसे पूछ रहा है क्या कि परमाणु ऊर्जा अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम। ये हो गया भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम, ये हमारा हो गया। और ये हमारा हो जाएगा NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये हमारा हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसमें NTPC का 49% का हिस्सेदारी है, वहीं NPCIL का 95% है। और इसकी स्थापना कब हुई? जनवरी 2011 में हुई। जनवरी 2011 में इसकी स्थापना हुई। ये 4 महत्व बिंदुओं को हम लोग साथ साथ याद रखते चलेंगे। प्रश्न पढ़ने का यही तरीका होता है कि हम लोग जो उससे जुड़ी हुई जरूरी कड़ी है उसको भी साथ साथ ध्यान रख लें
क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो रिवीजन करने में भी हमें आसानी होती है, समझे हुए चीज़ को, एक से दो चीज़ को हम परीक्षा में पकड़ पाते हैं, नहीं तो रटा हुआ चीज़ हम लोग क्वेश्चन देख के कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है, किसका, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL और NTPC। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा NTPC। तो इसमें हमने क्या देखा कि NPCIL का 51% का हिस्सेदारी है, 51%, और 49% का हिस्सेदारी किसका है, NTPC का 49% का हिस्सेदारी है। और इनकी स्थापना कब हुआ, तो ये एक बिंदु है, इनका स्थापना 2011 में ये स्थापित हुए। तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाकर इसके 2 भाग डाल रखा है, उसको भी आपने देख लीजिएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग 47 नंबर प्रश्न से इसके आगे के हम प्रश्न करेंगे। टोटल 150 प्रश्न का लगभग संग्रह हम लोग, वैसे प्रश्न का संग्रह जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, चर्चा, सिर्फ आंसर बता के नहीं निकलना है, चर्चा करना है, ठीक, ताकि वो एक कंप्लीट उस पर, उस टॉपिक बिंदु जो भी आए उस पर थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को, जो जरूरी बिंदु है उससे हम लोगों को जानकारी प्राप्त होते चले। और इसके साथ ही हम, जैसे ही हमारा भूगोल का खंड खत्म होगा, हम हिस्ट्री साइंस पॉलिटी वगैरह का भी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। बिहार स्पेशल का एक अलग से हम लोग वीडियो, जिसमें 200 महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहार स्पेशल के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये वो प्रश्न होते हैं जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में भी टेस्ट सीरीज में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे दूर दराज मित्र हैं उनके पास वो टेस्ट सीरीज नहीं पहुँच पाता है, तो वैसे प्रश्न को हम उसमें से देखते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो कि हर जगह कुछ वैसे प्रश्न होते हैं जो हर जगह देख लिए जाते हैं, कुछ वैसे प्रश्न होते हैं जो हर जगह नहीं मिलते हैं। तो जो उनमें टेस्ट सीरीज, जो बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के टेस्ट सीरीज में भी जो महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्न, और जो मुझे पढ़ते वक्त महत्वपूर्ण लगते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगते हैं, उसको भी देखकर एक इकट्ठा करके एक जगह मैं पेश करने का कोशिश करता हूँ। और इस तरह से आप लोग कमेंट करिएगा कौन कितना प्रश्न सही बताया।